नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। 24 घंटे में 615 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। जी हां, डोनेस्क में रूस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रूसी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं सैनिक। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक का बदला लिया है। संयुक्त बैटल ग्रुप ने संभाला है जमीनी मोर्चा। तो सिर्फ एक हफ्ते और फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नीतियों का खुलासा करेंगे। युद्ध खत्म करवाने के वादे को पूरा करने का अभियान छेड़ेंगे। वक्त बीतने के साथ ही पुतिन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन ने जो बातचीत का प्लान तैयार किया है उसके लिए यूक्रेन में बड़ी तबाही लानी होगी। यूक्रेन को बेबस और लाचार बनाना होगा। पुतिन के मास्टर स्ट्रोक के लिए सर्वनाश का साइक्लोन आने वाला है। लेकिन युद्ध के इस दौर में ड्रोन सबसे अहम हथियार साबित हो रहा है। यूक्रेनी ड्रोन रूस की धरती पर धमाके कर रहे हैं, तो वही ड्रोन से ही रूस कीव में तबाही लाने की कोशिश में है। आधुनिक दौर का सबसे घातक हथियार, आसमान में विमान जैसी रफ्तार और फिर जमीन पर बम जैसा प्रहार। दुनिया के ताकतवर एयर डिफेंस को मात देने की ताकत और कई किलो विस्फोटक से ब्लास्ट करने की क्षमता की वजह से ही ड्रोन अब सबसे घातक हथियार बन चुका है। न पायलट की जरूरत, न सैनिकों को गंवाने का डर। कई किलोमीटर दूर तक जाकर ड्रोन अब मिसाइल की तरह धमाके कर रहे हैं। आसमान में उड़ने वाली इस मशीन ने युद्ध का तरीका बदला और अंजाम भी तय करने वाला हथियार साबित हो रहा है। ड्रोन यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। रूस भी ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। जंग में ड्रोन का इस्तेमाल 500% बढ़ गया है। जमीन पर बार बार मात खा रहे यूक्रेन ने इस वक्त भी रूस की जमीन पर धमाकों का सिलसिला जारी रखा है, तो उसकी वजह भी ड्रोन है। एयर डिफेंस खत्म होने के बाद भी अगर आसमान में रूसी ड्रोन नष्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह भी यूक्रेन की ड्रोन पावर ही है। रूस यूक्रेन अब तक हजारों ड्रोन के इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन युद्ध में इसी ड्रोन फेज की वजह से ड्रोन को नाकाम करने के नए तरीके भी तलाशे गए। ड्रोन गिराने के लिए कई गन बनाए गए, वाहन पर ड्रोन प्रोटेक्टर लगा दिए गए, ड्रोन को ड्रोन से बचाने के लिए जाल लगाए गए। ड्रोन को नाकाम करने और गिराने के कई तरीकों की एंट्री के बाद अब एक और नए दौर की शुरुआत हुई है। अब युद्ध में फाइबर ऑप्टिक वाले ड्रोन की एंट्री हो चुकी है। यह ड्रोन अब नई चुनौती साबित हो रहा है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को ड्रोन से जुड़े एक बहुत पतली केबल से नियंत्रित किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से गिराना बेहद मुश्किल है।
ये रूस का फाइबर ऑप्टिक वाला ड्रोन है। थर्मल कैमरे से लैस ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से नहीं गिराया जा सकता और रात में भी हमलों को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन की वजह से ही रूसी सैनिकों को डोनेस्क के इलाकों पर कब्जे में 3-3 महीने का वक्त लग रहा है। डोनेस्क कामयाबियों के बीच यूक्रेन ने ड्रोन से फिर रूस को बड़ा शॉक दिया है। डोनेस्क में यूक्रेनी ड्रोन रूसी कमांड सेंटर पर गिरा। यूक्रेन के हमले में रूसी कमांड सेंटर नष्ट हो गया। रूस के कई सैनिक और सैन्य अफसर कमांड सेंटर में मौजूद थे। यूक्रेन ने यह हमला उस वक्त किया जब उसे जमीन पर बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी सैनिकों ने डोनेस्क के कुराखोव पर कब्जा कर लिया। और डोनेस्क में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनेस्क के कुराखोव में 3 महीने से चल रही जंग का अंत हो गया है। कुराखोव शहर पर अब रूसी सेना ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। कुराखोव में मौजूद थर्मल प्लांट भी अब रूसी सेना के कब्जे में है। इससे यूक्रेन में अब बिजली संकट होने वाली है। डोनेस्क के बाद खार्कीव में भी रूसी सेना के कब्जे का डर है। यहां कालिनोव गांव में रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है, जिसके किनारे ऑस्किल नदी के किनारे खार्कीव पर कब्जे की जंग चल रही थी। यह फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की हार मानी जा रही है। नए इलाके पर रूस का कब्जा होने से खार्कीव में रूस की स्थिति मजबूत हो गई है। कुर्स्क में मौजूद रूसी सेना और नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी बॉर्डर के करीब तक पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि यहां यूक्रेन के सूमी के आसपास के इलाकों पर जल्द कब्जा कर लिया जाएगा। यहां 3 तरफ से रूसी सेना नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही है। जमीन पर रूस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है और जंग में अब ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया जा रहा है। डोनेस्क पर कब्जे के बाद रूसी सेना उसी बॉर्डर के रास्ते आगे बढ़ रही है जिससे यूक्रेनी फौज यूक्रेन में गई थी। रूस या तो इस इलाके में कब्जा करके कुर्स्क का बदला लेगा या फिर ये यूक्रेनी सैनिकों की वापसी का विकल्प बंद करने का अभियान। रूस की जमीन पर यूक्रेन के हमलों का प्रतिशोध भी जारी है। रूस लगातार ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी वाहनों और हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया है। कीव में एयर डिफेंस के बावजूद धमाकों की वजह भी ड्रोन है। देखिए रूसी कामिकाज़ी ड्रोन कितनी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। इसी तरह कम ऊंचाई पर रहकर यूक्रेनी ड्रोन रूस पे कहर बरपा रहे हैं। रूस के इन हमलों के बीच अब यूक्रेन पर बहुत बड़े और घातक हमलों की उम्मीद की जा रही है। वजह है ये आग। 5 दिनों से एंगेल्स में तेल डिपो जल रहा है। रूसी बॉम्बर का फ्यूल जल चुका है। रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के एंगेल्स बेस पर Tu-95 और Tu-160 जैसे विमानों की तैनाती है, लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया। यूक्रेन ने ड्रोन से किसी बॉम्बर को नुकसान पहुंचाने की जगह तेल डिपो पर हमला किया। ड्रोन से हमले से रूस के बॉम्बर को बहुत मामूली नुकसान पहुंचता है, लेकिन यूक्रेन के हमले में तेल डिपो पूरी तरह भस्म हो गया। तेल डिपो के सभी 6 टैंक में आग लग गई। 8 लाख टन जेट विमानों का तेल जल चुका है।
जिन विमानों से यूक्रेन पर मिसाइल हमले होते रहे, जिन रूसी विमानों से यूक्रेन पर बम बरसाएगा, उसी बेस के तेल डिपो को भस्म करके यूक्रेन ने इंतकाम लिया है, तो वो भी सिर्फ ड्रोन से ही मुमकिन हो सका। यूक्रेन भले ही बड़े हमले करने में कामयाब रहा, लेकिन अब यूक्रेनी सेना हिम्मत हार चुकी है और रूस ने भी यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, बड़ी खबर है, कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का हमला विफल। डीपीआर के बलों के साथ थे कोरियाई सैनिक। कुर्स्क से बड़ी खबर है, जहां पर आप देखिए क्या जानकारी आ रही है। यूक्रेनी सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का हमला विफल कर दिया। डीपीआर के बलों के साथ थे कोरियाई सैनिक। 17 सैनिकों की मौत का दावा। तो कुर्स्क का युद्ध किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकता है। कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन सेना परमाणु हमला भी कर सकती है। कुर्स्क को यूक्रेन से बचाने के लिए रूसी और उत्तर कोरियाई सेना के साथ साथ पुतिन ने अब तालिबानी लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया है। अगर जनवरी के अंत तक कुर्स्क यूक्रेनी फोर्स से मुक्त नहीं हो पाया, तो पुतिन और उनकी सेना ऐसा कदम उठा सकती है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। सवाल यही है कि क्या पुतिन अंतिम विकल्प पर काम कर सकते हैं? क्या उस यूक्रेन में परमाणु ब्लास्ट किया जा सकता है? क्या रूस वहां परमाणु ब्लास्ट कर सकता है? इस वक्त सबसे भीषण जंग अगर किसी मोर्चे पर हो रही है, तो वो है कुर्स्क। यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उधर यूक्रेन कुर्स्क की धरती पर कब्जा करता जा रहा है। कुर्स्क में ज़ेलेंस्की सेना को सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि उसे मदद मिल रही है। कुर्स्क की ये वो जंग है जो अब महायुद्ध में बदल सकती है। कुर्स्क में भड़की ये बारूदी अग्नि तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। कुर्स्क को बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पुतिन सेना एटमी हमला भी कर सकती है। पुतिन और उनकी सेना इसलिए बौखला गई है क्योंकि 24 घंटे के अंदर कुर्स्क में यूक्रेन को कई मोर्चों पर बढ़त मिल गई। कुर्स्क में रूस के लिए जंग लड़ रही उत्तर कोरिया की सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले में बड़ी तादाद में उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने कुर्स्क में उत्तर कोरिया के 300 सैनिकों का खात्मा कर दिया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में उत्तर कोरिया के कई सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने इन सैनिकों को उत्तर कोरिया को वापस करने की भी पेशकश की है। यूक्रेन उत्तर कोरियाई सैनिकों के बदले अपने उन सैनिकों की रिहाई चाहता है जिन्हें रूस ने बंधक बना रखा है। लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने अब तक जवाब नहीं दिया। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने सरेंडर करना शुरू किया तो किम ने अपने सैनिकों के लिए नया फरमान जारी कर दिया।
किम ने कहा कि अगर सरेंडर या गिरफ्तारी के हालात बने तो सैनिक खुद को खत्म कर ले। इतना ही नहीं, कुर्स्क की जंग जीतने के लिए अपने सैनिकों को बचाने के लिए किम जोंग ने हजारों सैनिक और हथियार भेजने का ऐलान किया है। उधर पुतिन के कहने पर तालिबान के लड़ाके भी कुर्स्क पहुंच गए हैं। तालिबानी जंगबाज भी यूक्रेनी फोर्स पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से मुक्त करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये जंग अब पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन गई। तो कुर्स्क का युद्ध इतना भीषण क्यों हो गया है, अब इसे समझिए। दरअसल कुर्स्क प्रांत रूस का निर्विवाद क्षेत्र है। कुर्स्क पर अगर आंच आई तो यह रूसी संप्रभुता पर आंच मानी जाएगी। कुर्स्क में हमले से रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो रही है। कुर्स्क में रूस का खलीनो एयरबेस है। कुर्स्क में ही रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूसी एयरबेस और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि रूस कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। रूस को बैकफुट पर लाने के लिए कुर्स्क में नेटो भी जोर लगा रहा है। कुर्स्क में रूस की जमीनों पर कब्जा कर नेटो रूस पर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है और यही वजह है कि कुर्स्क में जंग का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया है। रूस कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को इसलिए नहीं खत्म कर पा रहा है क्योंकि यूक्रेन को नाटो की मदद मिल रही है। नाटो ने ट्रेनिंग के नाम पर दर्जनों वॉर कमांडर्स को यूक्रेन भेज दिया है। नाटो के ये कमांडर्स ही कुर्स्क में हमले का प्लान बना रहे हैं। इन्हीं के निर्देश पर ही कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी फोर्स रूसी धरती पर कब्जा करती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन जिस तरह से हमले कर रहा है उससे रूस की ग्लोबल बेइज्जती हो रही है। इस बेइज्जती से बचने के लिए रूसी सेना ने कुर्स्क में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना के जबरदस्त हमले से कुर्स्क में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 350 सैनिक मारे गए। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के सैन्य वाहन को भस्म कर दिया। कुर्स्क के क्रुगलेन में 8 घंटे की विध्वंसक जंग हुई। यूक्रेनी सेना के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। कुर्स्क में रूस ने नाटो के सैन्य वाहन को भी जला दिया। रूस ने Su-34 से उस जगह पर बमबारी की जहां पर यूक्रेन की टुकड़ी मौजूद थी। एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे गए। यानी एक तरफ रूसी सेना जलजला ला रही है तो दूसरी तरफ उसे उत्तर कोरिया के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों का साथ मिल रहा है। यही वजह है कि कुर्स्क की लड़ाई अब बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। अगर जनवरी के अंत तक रूस कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से मुक्त कराने में कामयाब नहीं हुआ तो फरवरी में युद्ध का सबसे विध्वंसक चैप्टर खुल सकता है। कुर्स्क को बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अगर पुतिन सेना परमाणु हमला कर दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन का तुर्की स्ट्रीम पर हमला, बड़ी खबर। गैस लाइन पर ड्रोन हमला किया, नाकाम हुआ यूक्रेन का ड्रोन अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। तो रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्तन एक ऐसा समय है जिसमें शांति की एक उम्मीद जगी है, तो वही प्रलय की कल्पना ने भी आकार ले लिया है। शांति की उम्मीद युद्ध विराम के लिए ट्रंप की पहल ने जगाई है, लेकिन प्रलय की कल्पना इस उम्मीद के टूटने के बाद की है। सवाल यह है कि इस उम्मीद के टूटने के कितने चांस हैं? जवाब है सबसे ज्यादा, और इन हालात के निर्माता हैं ज़ेलेंस्की। आखिर दावे के साथ ऐसा क्यों कहा जा सकता है? इसका जवाब जानना है तो हमारी यह रिपोर्ट देखिए।
दो मुहाने पर हुई तैयारी, शांति या विध्वंस प्रलयकारी। निर्णायक युद्ध की रणनीति, सीज फायर नहीं तो विश्व की दुर्गति। रूस के युद्ध में ये वो दौर है जो या तो शांति स्थापित कर सकता है या फिर जंग के विस्तार के साथ दुनिया में प्रलय का कारण बन सकता है। और अगर बारूदी प्रलय के आसार बने तो फिर छोटे देश या मुख्य अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें सिर्फ नाम के किरदार रह जाएंगे। इस वृहद युद्ध के सिर्फ दो ही केंद्र बाकी रह जाएंगे। ये केंद्र होंगे ट्रंप का अमेरिका और पुतिन का रूस। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इस स्थिति के बनने की एक वजह है पुतिन और ट्रंप का युद्ध को लेकर रुख। हालांकि अभी इस विनाशकारी युद्ध के टलने का एक रास्ता खुला है। ये रास्ता है युद्ध विराम, जिसके लिए कोशिश शुरू हो चुकी है। ट्रंप सत्तासीन होने से पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुके हैं। उन्होंने पुतिन से युद्ध विराम संधि की पेशकश के लिए प्रस्ताव भी बना लिया है और इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पुतिन से बात करने के लिए भी तैयार है, जिसका प्रमाण है ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान। माइक वॉल्टस के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन में मॉस्को की स्थिति को व्यवहारिक तौर पर जानते हैं। क्रीमिया में रूसी सेना की मौजूदगी उन्होंने स्वीकार कर ली है। इस युद्ध का हल कूटनीति से शांति स्थापना से ही संभव होगा। ट्रंप और पुतिन कुछ दिनों में फोन पर बातचीत कर सकते हैं। यानी ट्रंप ने क्रेमलिन के शांति प्रस्ताव को रद्द नहीं किया है और ट्रंप के सत्तासीन होने पर युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी। इसलिए ट्रंप प्रशासन कीव के क्षेत्रीय वास्तविकता को स्वीकार करने की गुजारिश भी कर रहा है, जिसका समर्थन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने भी किया है। यहां तक कि शोल्स ने $3 अरब के हथियार पैकेज का प्रस्ताव भी नकार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर शांति प्रस्ताव में किसी वजह से खलल पड़ा तो क्या हो? इस सवाल का जवाब है बारूदी प्रलय। यह आशंका नहीं है बल्कि विनाशकारी युद्ध की तैयारी के पुख्ता संकेत दिए हैं रूस और अमेरिका ने। हालांकि सवाल यह है कि शांति प्रस्ताव में खलल पड़ेगा क्यों? इसका जवाब आगे देंगे। इसके पहले रूस और अमेरिका की प्रलयकारी तैयारी के बारे में जान लीजिए। रूस के प्रलयकारी जंग की तैयारी के संकेत मिले हैं एक ऐसे हथियार से जिसके इस्तेमाल से यूरोप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह हथियार है विद्युत चुंबकीय पल्स बम, जिसका निर्माण रूसी वैज्ञानिक कर रहे हैं और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम इंसानों पर भी काम करेगा। लेकिन कैसे एक ईएमपी बम दुनिया के लिए घातक हथियार साबित होगा? इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिकों ने दिया है, जो बताते हैं कि रूस का ईएमपी बम अत्याधुनिक जीवन शैली को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कंप्यूटर, उपग्रह, रेडियो, रडार रिसीवर, इलेक्ट्रिक स्टेशन, यातायात के साधन समेत घरेलू उपकरणों को भी तहस नहस कर देगा। यानी जंग में किसी भी सेना के नेविगेशन और रियल टाइम इमेजरी के स्रोत खत्म कर देगा। सूरज के प्लाज्मा से एक ऐसा चुंबकीय तूफान उठाएगा जिसे रोक पाना किसी के भी वश में नहीं होगा। इसके अलावा एक प्रलयकारी हथियार रूस के पास और है, जिसे भविष्य की आशंका को देखते हुए तैयार कर लिया गया है। यह हथियार है पुतिन का डूम्सडे प्लेन। इस अत्याधुनिक प्लेन को टीम पुतिन ने और भी ज्यादा घातक बना लिया। इतना घातक कि एक प्लेन ही दुनिया पर रूस के सभी न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च कर सकता है। लेकिन इस रेस में अमेरिका भी पीछे नहीं। इसीलिए ट्रंप काल शुरू होने से पहले यूएस के वैज्ञानिकों ने B6112 परमाणु बम का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया है। अब यह बम सिर्फ एयर ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि मिसाइल के साथ लॉन्च होगा।
इसके अलावा एयर ड्रॉपिंग में भी बम नेविगेशन के जरिए अपना टारगेट खुद तलाश लेगा। अब अगर पुतिन के प्रलयकारी ईएमपी बम को छोड़ भी दिया जाए तो भी जंग के विस्तार की दशा में प्रलय के संकेत 2 हथियारों से मिल गए जो बेहद घातक साबित होंगे। ऐसा क्यों? इसे हथियारों की क्षमता से जान लीजिए। तो पुतिन के डूम्सडे प्लेन की बात करें तो यह प्लेन अपग्रेड किया गया है जिस पर न्यूक्लियर हमले का असर नहीं होगा। वही इस प्लेन से ड्रॉपिंग और लॉन्चिंग न्यूक्लियर हमले किए जा सकते हैं। इस प्लेन को पकड़ पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस पर अब सुपर स्टेल्थ आवरण है। इसके अलावा प्लेन का एक सिस्टम हर मिसाइल को बेअसर कर सकता है। वही इस प्लेन की जानकारी भी किसी को नहीं होगी क्योंकि यह रडार की पकड़ से बाहर है। अगर सैटेलाइट सिग्नल से इसे पकड़ने की कोशिश होगी तो वो भी नाकाम हो जाएगी। अपग्रेड वर्जन में यह प्लेन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रोकने में भी सक्षम हो चुका है। वही ये प्लेन अपने आप में सेंट्रल वॉर कमांड रूम है। इससे सैटेलाइट ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। इसी प्लेन से रूस के न्यूक्लियर कंट्रोल रूम एक्टिव हो सकते हैं। लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम दुश्मन से पहले ही चौकन्ना कर सकता है। इसमें एक शक्तिशाली कम्युनिकेशन एंटीना भी है। इक्विपमेंट्स की ऊर्जा के लिए इस प्लेन में सोलर एनर्जी पैनल भी है। वही प्लेन को चलाने के लिए 2 रिफ्यूलिंग पॉड भी हैं और सबसे घातक है इस प्लेन में फिट न्यूक्लियर हथियार। ठीक ऐसे ही अमेरिका ने अपने सबसे पुराने घातक हथियार B6112 न्यूक्लियर बॉम्ब को अपग्रेड कर लिया है। यूएस का यह बॉम्ब 50 साल से सेवा में है जिसमें 10 तरह के अपग्रेडेशन किए गए। अब इसमें नेविगेशन सिस्टम लग चुका है जिससे सटीक केंद्र पर हमला संभव हो गया है, जबकि इसे मिसाइल में भी फिट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में प्रलय लाने वाले रूस और अमेरिका के यह हथियार असामान्य है, जो संकेत है कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो पृथ्वी पर 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम की वर्षा हो सकती है। लेकिन इस प्रलय की आशंका क्यों है? इसका जवाब है यूक्रेन की शर्त, जिसमें प्रमुख शर्त है सुरक्षा की गारंटी के लिए नाटो की सदस्यता और रूस के साथ शांति स्थापना के लिए वार्ता में शामिल होने से इनकार। इसके अलावा कब्जा मुक्त खेरसोन, जेपोरिजिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया। लेकिन पुतिन ना तो डोनबास रीजन से हटेंगे ना ही क्रीमिया छोड़ेंगे। नाटो की सदस्यता पर तो मॉस्को बिल्कुल राजी नहीं है। इसलिए इस युद्ध के भड़कने की आशंका ज्यादा है, जिसे नाटो समर्थक यूरोपियन देशों ने भी समझ लिया है। इसलिए बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दिए। लेकिन इस रणनीति से मॉस्को पहले ही परिचित है। अब तक की स्थिति में नॉर्वे ने अपने शहरों में बम शेल्टर बनाने शुरू कर दिए हैं। बम शेल्टर को लेकर नॉर्वे के कानून में भी बदलाव कर दिया गया है। तो वहीं स्वीडन ने भी एटम बम से सुरक्षा के लिए शेल्टर निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं स्वीडन ने बाल्टिक सागर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन रूस इस तैनाती से पहले ही बाल्टिक में व्यूह रचना कर चुका है। इस तैयारी से साफ है कि एक तरफ तो सीज फायर की पूरी कोशिश हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर ना होने की दशा में विनाशकारी युद्ध की तैयारी भी कर ली गई। और ये युद्ध पूरी पृथ्वी के लिए आपदा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो 9 जनवरी को इजरायल ने अमेरिका और ब्रिटेन एयरफोर्स के साथ हूती के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, जो अब भी जारी है। बीते 100 घंटों से हूती पर आसमान से बमबारी हो रही है। इजरायल ने यमन में मोसाद को भी एक्टिवेट कर दिया है। अलग अलग जगहों पर हूती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए जा रहे हैं। दरअसल इजरायल की कोशिश 20 जनवरी से पहले हूती के संपूर्ण सर्वनाश की है, जिसके बाद बेंजामिन ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हालांकि खामनेई भी इसके खिलाफ तैयार है। ईरान ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सौ घंटे बीत चुके।
लेकिन हूती के ठिकाने पर बरसता बारूद नहीं थम रहा है। अमेरिका ब्रिटेन की एयरफोर्स के साथ मिलाकर आईडीएफ हूती के अहम ठिकानों को भस्म कर रही है। 9 जनवरी को शुरू हुआ ऑपरेशन हूती अब भी जारी है। ऑपरेशन के चौथे दिन इजरायली फाइटर जेट्स ने 3 जगहों पर बड़े हमले किए। इजराइल ने यमन के हुदैदा बंदरगाह पर बम बरसाए। वहीं रास इस्सा पोर्ट पर जबरदस्त बमबारी की गई। इसके अलावा सना में मौजूद हेजाज पावर स्टेशन पर भी एयर स्ट्राइक की गई। ये सना में मौजूद हेजाज पावर स्टेशन का वीडियो है। पावर स्टेशन पर धमाका देखा जा सकता है, जिसके बाद जबरदस्त धुआं उठता नजर आ रहा है। इजराइल न सिर्फ हूती पर एयर अटैक कर रहा है, बल्कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी यमन में एक्टिव है। ये यमन के अल बायदा का वीडियो है, जहां अचानक गैस स्टेशन में जबरदस्त धमाका देखा गया। ये धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। धमाके से उठा धुएं का गुबार कई फीट ऊंचा है। वहीं इसने एक बड़े इलाके को अपनी जद में ले लिया है। अल बायदा में एक के बाद एक 4 गैस स्टेशन में धमाके हुए। इन धमाकों में 15 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 67 लोग घायल हो गए हैं। दावा है कि इन सभी गैस स्टेशन का इस्तेमाल हूती के लिए किया जाता था। यही वजह है कि इस ब्लास्ट को मोसाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर लगातार हूती को दहला रहा है, लेकिन इसके बाद भी हूती सरेंडर के लिए तैयार नहीं। हमलों का जवाब हूती ठीक वैसे ही अंदाज में दे रहा है। हूती ने एक बार फिर लाल सागर में मौजूद यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर हमला किया। बीते साल 14 दिसंबर को हैरी एस ट्रूमैन युद्धपोत लाल सागर पहुंचा था। लाल सागर में पहुंचने के बाद यह अमेरिकी युद्धपोत पर 5वां हमला है। हालांकि हूती के हमलों में ट्रूमैन युद्धपोत को कितना नुकसान पहुंचा है, इसे लेकर अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इन हमलों ने अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। जिसकी गवाही सेंटकॉम चीफ माइकल एरिक कोरिल्ला का लाल सागर पहुंचना है। दरअसल यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कोरिल्ला लाल सागर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन युद्धपोत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कमांडर्स से बात की, साथ ही हूती के ऑपरेशंस को लेकर जानकारी दी। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ का लाल सागर पहुंचना किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। माइकल कोरिल्ला के इस दौरे को 20 जनवरी को होने वाली ट्रंप की शपथ से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच गुप्त समझौता हुआ है। 20 जनवरी से पहले हूती के संपूर्ण संहार की तैयारी है। यही वजह है कि हूती के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेंगे। इधर ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई भी बेंजामिन और ट्रंप के प्लान से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में ईरान ने इजराइल के युद्ध और अपने बचाव की तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। इस वीडियो को IRGC ने जारी किया। वीडियो में ईरान का खोरदार 15 एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में नजर आ रहा है। इस 1 मिनट के वीडियो में ईरान का खोरदार कई मिसाइलें दागता नजर आ रहा है। दरअसल ईरान ने खोरदार 15 एयर डिफेंस सिस्टम से एक्सरसाइज की, जिसमें कई डमी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर है।
ये ईरान की सैयद 3 मिसाइलों से लैस है। खोरदाद एक साथ 6 मिसाइलों को डिटेक्ट कर तबाह कर सकता है। ये ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को पहचानने में सक्षम है। यही वजह है कि ईरान ने अपने 2 सबसे अहम न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। ईरान ने खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती अराक न्यूक्लियर सेंटर पर की है, जो एक हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है। यहां से हर साल 8 से 10 किलो प्लूटोनियम का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। यह ईरान का यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। पिछले साल IAEA की टीम को यहीं से 83% शुद्ध यूरेनियम मिला था। ईरान जहां अपने न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा रहा है, वहीं बड़े पलटवार की भी तैयारी में है। हाल ही में ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें दुनिया को दिखाई थी। इस वीडियो में IRGC कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ईरानी मिसाइलों के साथ नजर आए थे। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का दिन करीब आ रहा है, जिसके बाद यमन में तेज होता ऑपरेशन और ईरान की तैयारी 20 जनवरी के बाद अरब में एंटी संग्राम का अलार्म बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और जिस वक्त ये युद्ध खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है, जिस वक्त यूक्रेन के अस्तित्व पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसी वक्त रूस ने चौथी बार नेटो के बर्बाद हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी है। इस प्रदर्शन के लिए नेटो की सैन्य शक्ति का माहौल उड़ाया जा रहा है, लेकिन इस प्रदर्शनी का मकसद सिर्फ इतना भर नहीं है। इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना की एक बड़ी और सोची समझी चाल है। एक तरफ विध्वंसक युद्ध हो रहा है, तो दूसरी तरफ नाटो की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। रूसी सेना एक तरफ यूक्रेन के भूभाग को जला रही है, तो दूसरी तरफ नाटो के इज्जत का जनाजा निकाल रही है। रूस ने चौथी बार नाटो के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। ये जंग में जब्त किए गए नाटो के बर्बाद और कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी है। ये चौथी ऐसी प्रदर्शनी है जो रूस के स्कोव शहर में लगाई गई है। रूसी सेना ने पहले जंग के मोर्चे पर नाटो के हथियारों को तबाह किया, फिर बर्बाद हथियारों को इकट्ठा कर रूस ले आए। अब इन्हीं हथियारों की नुमाइश लगाई जा रही है। रूस के लोग बड़ी तादाद में नाटो के बर्बाद हथियारों को देखने पहुंचे। सवाल यह है कि आखिर रूस नाटो के कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी बार बार क्यों लगाता है? इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना का मकसद क्या है? दरअसल इस प्रदर्शनी के जरिए पुतिन एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। युद्ध में अब तक बड़ी तादाद में रूस के सैनिक मारे जा चुके हैं। लंबे युद्ध की वजह से सेना का मनोबल टूट चुका है। जंग के लिए रूस को नए सैनिक की जरूरत है। लेकिन पुतिन के सामने मुश्किल यह है कि रूस के युवा सेना में भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। इन युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने के लिए ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके माध्यम से न सिर्फ युवाओं को जंग में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि सेना का भी मनोबल बढ़ाया जा रहा है। सेना को संदेश दिया जा रहा है कि उसमें नाटो के खतरनाक हथियारों को भी ध्वस्त करने का मादा है।
ट्रंप शासन शुरू होने पर संभव है कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि युद्ध की आग और भी भड़क जाए। अगर ऐसा हुआ तो रूस को बड़ी तादाद में सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रूस ने अभी से ही भर्ती अभियान तेज कर दिया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से रूस नाटो की बेइज्जती भी कर रहा है। इसके जरिए रूस ये बता रहा है कि उसके सामने नाटो के हथियार कहीं नहीं टिकते। अमेरिका समेत कई नाटो देशों की अर्थव्यवस्था हथियार बिक्री पर ही टिकी है। अमेरिका तो हथियार बेचकर मोटी कमाई करता है। रूस अमेरिका के हथियारों को बेकार बताकर उसके कमाई के बड़े स्रोत को ही तबाह करना चाहता है। इन्हीं तमाम कारणों से रूस ने चौथी बार नाटो के कबाड़ हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में संघर्ष के बारूद की आग अब तक नहीं बुझ सकी है। असद शासन के पतन के बाद इस आग के बुझने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पर एर्दोआन और खामनेई के इरादों ने पानी फेर दिया। अब सीरिया में दो मोर्चे खुल गए हैं। पहला कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की का अभियान, तो दूसरा मंदी के मुहाने पर बगावत। और इन दोनों मोर्चों के पीछे एक तरफ तुर्की है तो दूसरी तरफ ईरान। आखिर अरब के खलीफा बनने की इस रेस में सीरिया कौन सी कीमत चुका रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीरिया का वॉर जोन, अरब का खलीफा कौन? सीरिया से असद शासन का अंत जरूर हो चुका है, लेकिन संघर्ष नहीं टला। इस संघर्ष को भड़काने वाले किरदार वही हैं जो असद शासन के पतन की पटकथा में मुख्य पात्र निभा रहे थे। ये किरदार हैं एर्दोआन और खामनेई। जिनकी अरब का खलीफा बनने की ख्वाहिश ने सीरिया को फिर से सुलगा दिया है। इसमें ईरान की भूमिका प्रॉक्सी के जरिए युद्ध लड़ने में है, तो वही तुर्की की सेना के साथ स्थानीय बगावत को हवा दे रहा है। पहले युद्ध के मोर्चे पर इनकी भूमिका देखिए। ये तीन तस्वीर सीरिया के युद्धग्रस्त मोर्चे के लिए बेहद अहम है, जिसमें पहली तस्वीर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने उत्तरी सीरिया के मनबिज शहर पर ड्रोन अटैक किया है और इस अटैक में तुर्की के ACV-15 इन्फेंट्री व्हीकल को ध्वस्त किया है। दूसरी तस्वीर में तुर्की के फाइटर जेट्स की कार्रवाई अयन अल अरब के दक्षिणी हिस्से में हुई है, जिसमें PKK के ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं और ये कुर्दों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। तीसरी तस्वीर ईरान से कुर्द लड़ाकों और समर्थकों को मिलने वाली मदद की है, जिसमें 1500 ड्रोन शामिल हैं। यानी तुर्की के खिलाफ ईरान ने डायरेक्ट मोर्चा खोल दिया है। यह कुर्द क्षेत्र के लिए सीरिया में जारी जंग की स्थिति है, जिसमें सिर्फ दो किरदार नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस जंग में ईरान जिनकी मदद कर रहा है उनकी सुरक्षा अमेरिका के पास है। SDF के लड़ाकों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी फोर्स भी इसी क्षेत्र में मौजूद है, जिसके खिलाफ तुर्की कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए एर्दोआन ने अरब का खलीफा बनने के मकसद को पूरा करने के लिए सीरिया में बगावत का नया फ्रंट खोल दिया है। ठीक असद शासन के खिलाफ खोले गए मोर्चे की ही तरह सीरिया के नए शासन के खिलाफ मोर्चा खुल गया है, जिसे जल्द ही हथियारबंद विद्रोह में बदला जा सकता है। और इसका कारण होगा तुर्की और सीरिया के नागरिकों पर बढ़ाया जा रहा बोझ।
दरअसल सीरिया में ज्यादातर सामानों का आयात तुर्की से होता है और इन सामानों के आयात का शुल्क नई सरकार ने 300 से 500% बढ़ा दिया है, जिसका भार पहले सीरिया के व्यापारियों पर पड़ा और फिर जनता पर, उस जनता पर जिसका 90% भाग युद्ध की वजह से बेहद गरीब हो चुका है। लेकिन नई सरकार ना तो अपने फैसले को बदलने के लिए राजी है, ना ही तुर्की अपने इरादे बदलने को तैयार है। इसीलिए बगावत की आशंका बढ़ गई है, जिसे तुर्की हथियारबंद बगावत में बदलने की फिराक में है। इसका सीधा मतलब है कि अब तुर्की सीरिया से ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसे पूरी ताकत के साथ कुर्द लड़ाके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कोशिश इतनी आसान नहीं होगी, और ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुर्की की सेना के खिलाफ अमेरिका एक्शन नहीं ले सकता, न ही कुर्द लड़ाकों को मिलने वाली ईरानी मदद को रोक सकता है। इसलिए कुर्द लड़ाकों के पास सिर्फ ईरान और अमेरिका के हथियारों के सहारे ही जंग लड़ने का विकल्प बाकी है। हालांकि तुर्की का सीरिया में विस्तार अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका के लिए इजराइल का विस्तार फायदेमंद है। इसलिए अमेरिका विद्रोह भड़काने की कवायद पर पानी फेरने की तैयारी में है, जिसके तहत सीरिया से प्रतिबंध हटाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए रियाद में यूरोप और अरब नेताओं की बैठक हुई है और वे सभी प्रतिबंध हटाने पर सहमत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। तो कैलिफोर्निया की आग थम नहीं रही है। इस आग में अब तक 40 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो चुका है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैलिफोर्निया की आग प्राकृतिक है, इसके अलावा क्या फिर से किसी की साजिश है? इस रिपोर्ट में देखिए। कैलिफोर्निया में धधकती आग को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इस पर काबू नहीं पा सका। अमेरिका के 14,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में लगे हैं। आसमान से हर घंटे हजारों गैलन पानी गिराया जा रहा है, लेकिन इस अग्नि तांडव के सामने सुपर पावर बेबस है। कैलिफोर्निया की आग 40 एकड़ में फैल चुकी है। 12,300 मकान जलकर राख हो चुके हैं। करीब 2 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। सिर्फ 7 दिन में अमेरिका का 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। सबसे बुरे हालात लॉस एंजलिस में है। यहां लगी आग हर घंटे भयावह होती जा रही है, नए इलाकों को जलाकर राख कर रही है। लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम दिन रात काम कर रही है। ये लॉस एंजलिस से आई बीती रात की तस्वीरें हैं। वीडियो में पूरा इलाका प्रचंड अग्नि में धधकता नजर आ रहा है। आसमान से फायर फाइटर्स लगातार पानी गिरा रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नजर नहीं आ रहा है। लॉस एंजलिस में लगी आग की तुलना लोग गाजा से कर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, एक तरफ गाजा है तो दूसरी तरफ लॉस एंजलिस। दोनों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ राख हो चुके मकान और मलबा है। अब तक आग की चपेट में आकर 24 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइक्स भी शामिल है। इधर कैलिफोर्निया में लगी आग को लेकर अमेरिका की राजनीति गर्मा गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आग को कैलिफोर्निया के अधिकारी और नेताओं की गलती बताया है, तो वहीं कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इसके दोषियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू करने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैलिफोर्निया की आग वाकई प्राकृतिक है या इसके पीछे किसी की साजिश है। इस आग की चपेट में जंगल और रिहायशी इलाके धू-धू कर जल रहे हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवरों को उठाना पड़ रहा है।
आग की चपेट में इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी आ रहे हैं। उनके घर भी तबाह हो चुके हैं। ये वीडियो लॉस एंजलिस के बताए जा रहे हैं, जिनमें जानवर अपने बच्चों के साथ आग से बचकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में लगी आग को बुझाने के लिए उसे दुनिया भर से मदद मिल रही है। ये लॉस एंजलिस एयरपोर्ट का वीडियो है, जहां मैक्सिको के फायर फाइटर्स लैंड कर चुके हैं। यह आग बुझाने में 14,000 अमेरिकी फाइटर्स की मदद करेंगे। इसके अलावा कनाडा भी अमेरिका के लिए मदद भेजने की तैयारी में है। वहीं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भी अमेरिका को मदद की पेशकश की। साफ है, सुपर पावर इस वक्त दहशत की सबसे भीषण आपदा से जूझ रहा है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रकृति के कोप के सामने इंसान का कोई वजूद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।